वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 1 देखने जा रहे हैं, यूनिट 1 का। यानी आज से आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपना नोट्स कॉपी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। आज से ही आप क्या करोगे, अपना नोट्स कॉपी स्टार्ट करोगे प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले बच्चा आप क्या करो, हेडिंग दे लो कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग हेडिंग दे लो। और आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग का मतलब क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप हेडिंग दे लिए होगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, और साइड में कहीं पे ऐसे लिख लेना कि एस्टिमेटिंग को और एक नाम से जाना जाता है एस्टिमेशन, एस्टिमेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, और उसके बाद जानेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ये ज़रूरी क्यों है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हमारे लाइफ में क्या बदलाव आएगा, हम क्या कुछ नया सीख पाएंगे। ठीक है, पहला चीज़, या धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएगी। हम ये बोल रहे हैं कि शुरू का आप 4 लेक्चर देख लो। ठीक है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, आप 4 लेक्चर देख लो। यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको 6 मार्क्स का प्रिपरेशन करवा देंगे सेमेस्टर के एग्जाम में। ठीक है, चीज़ों को ना एकदम ऑब्जर्व करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पहला चीज़। दूसरा, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 4 आवर का होगा। 4 घंटे का एग्जाम होता है बाबू, अच्छे से समझना एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस्टिमेटिंग एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। दोनों अलग अलग वर्ड है, 2 अलग वर्ड है। यहाँ पे कॉस्टिंग में एस छूट गया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब यहाँ पे ये चीज़ें, मतलब हम एक थोड़ा सा स्टोरी बिल्टअप करना चाह रहे हैं, मतलब हम एक क्या बना रहे हैं, एक कहानी आपको सुना रहे हैं। उस कहानी को आप ध्यान से सुनोगे, और जो भी कहानी है वो काम का है। ठीक है, तभी आप पीछे का बैकग्राउंड समझ पाओगे और आपको एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, मान लो कि कोई आदमी 1 कट्ठा का ज़मीन खरीदा। ठीक है, एक प्लॉट खरीदा है और उसका जो साइज़ है वो 1 कट्ठा है। ठीक है, और 1 कट्ठा का जो एरिया होता है वो स्क्वायर फीट में प्लेस टू प्लेस, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। मतलब सर कि हाँ, बिहार में ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 1 कट्ठा में जो स्क्वायर फीट है वो बदल सकता है। मान लो कि कोई एक आदमी है, XYZ पर्सन है, वो क्या किया है कि एक कट्ठा का ज़मीन खरीदा है। आ गया ये बात समझ में, ये उसका प्लॉट है। अगर हम आपसे पूछें कि क्या हम लोगों के पास अंबानी जितना पैसा है, तो बोलोगे नहीं सर, हम लोगों के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। क्या बात बच्चा, लिमिटेड, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी। हम लोग के पास क्या है बच्चा, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। अगर हम इस जमीन पे एक घर बनाना चाहते हैं, जैसा कि ये सब घर बना हुआ है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सर सबसे पहले तो ये करना होगा कि हम लोग नक्शा बनवा लेते हैं। ये जो घर है, इस घर पे हम लोग, मतलब ये प्लॉट है, इस प्लॉट पे कैसा घर बनेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नक्शा बनवाएंगे। तो मान लो कि आप क्या किए, एक आर्किटेक्ट या किसी सिविल इंजीनियर से वो 1 कट्ठा वाला ज़मीन पे एक नक्शा बनवा लेते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, आप एक नक्शा बनवा लिए, या हो सकता है कि कोई पर्सन है वो अपना एक नक्शा बनवा लिया। ठीक है, नक्शा बनवा लिया ऐसा कुछ, और उसके बाद क्या करेगा, जब नक्शा बन जाएगा तो नक्शा बनने के बाद वो क्या करेगा, अपना घर को बनवाना शुरू करेगा। ठीक है, घर बनवाना शुरू करेगा, घर धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। अरे आ रहा है इतना बात समझ में, क्या स्टोरी सुना है। तो सर मान लो कि कोई एक आदमी 1 कट्ठा का ज़मीन खरीदा है, उस ज़मीन पे वो अपना घर बनवा रहा है, तो पहला काम क्या करेगा कि बिल्डिंग प्लानिंग या बिल्डिंग ड्राइंग करवा लेगा, और उस ड्राइंग के आधार पे धीरे धीरे वो घर बनाना शुरू करेगा। आ रहा बाबू इतना बात समझ में। ठीक है, और इसके पहले एक चीज़ और बताए थे कि हम लोग के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा मनी नहीं है, हम लोग के पास पैसा है वो लिमिटेड है। अगर कोई एक आदमी घर बनवाता है तो घर कब बनवाएगा, जब उसके पास सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा हो, यानी उसके अकाउंट में पैसा हो, या बैंक से लोन लेगा, या रिश्तेदार से पैसा उधार लेगा, फिर उसको वापस कर देगा। क्या बोले, उसके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, या उधार वो ले सकता है किसी फैमिली से, या बैंक से पैसा ले सकता है। ठीक है, यानी उसके पास मोटा मोटी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। आ गया इतना बात समझ में। अगर वो क्या करे, ध्यान से समझना इस चीज को, तो अगर वो इस प्लॉट पे घर बनवाना चाहता है और वो नक्शा बना चुका है, ध्यान से समझना इस बात को, वो चाहता है कि इस प्लॉट पे उसका क्या बन जाए, घर बन जाए, और वो ऑलरेडी नक्शा बना चुका है,
तो उसको जो दूसरा चीज़ पता होना चाहिए, यानी प्लानिंग के बाद, यानी बिल्डिंग प्लानिंग यानी नक्शा बनाने के बाद जो दूसरा चीज़ पता होना चाहिए कि उस घर को बनाने में उसको कितना खर्च आएगा। आ रहा बात समझ में? ऐसा नहीं है कि वो घर बनाना शुरू कर दिया, इटालियन मार्बल लगा दिया, बाद में पता चला कि एक मंजिला मकान पूरा भी नहीं हुआ, उसका सारे पैसे खर्च हो गए। बैंक में गया, बैंक वाला पैसा देने से मना कर दिया, घर परिवार से पैसा मांग रहा है और कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी घर को बनाने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि इस ज़मीन में जो हम घर बनाने जा रहे हैं नक्शा के अनुसार, तो कितना पैसा खर्च होगा, ये पहले से पता होना चाहिए। और इसी को फाइंड आउट करना कहलाता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। क्या बोल रहे हैं बाबू? इसी को फाइंड आउट करना कहलाता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो सर क्या आप बोलना चाहे? तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में क्या करते हैं कि कोई एक प्रपोज्ड बिल्डिंग होता है। अच्छा, प्रपोज्ड बिल्डिंग का मतलब होता है अनुमानित, या बोल सकते हो कि जिसका कोई प्रस्तावना रखा गया है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलें कि बिल्डिंग बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग बनेगा, जो अभी बना नहीं है, हम लोग क्या बोलेंगे? प्रपोज्ड, PROPOSED। प्रपोज्ड का मतलब प्रस्तावना। यहाँ पे एक बिल्डिंग बनने वाला है, तो यहाँ पे जो बिल्डिंग बनेगा उसको बनाने में कितना खर्च होगा, ये हम लोग पहले ही अगर फाइंड आउट कर लें तो ये कहलाता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। इन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? अनुमानित मूल्य निकालते हैं। ध्यान से सुनना बाबू, हम क्या बोल रहे हैं, अच्छे से समझो इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इधर उधर फिसल गया तो हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? प्रोबेबल कॉस्ट निकालते हैं, अनुमानित मूल्य, अनुमानित मूल्य निकालते हैं। अनुमानित मूल्य कहने का मतलब है कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी नहीं है। मान लो कि मेरे पास, ध्यान से सुनना बच्चा, हम क्या बोल रहे हैं, मेरे पास मान लो कि 20 लाख रुपया है, 20 लाख रुपीज़ है, और हम एक घर बनवाना चाह रहे हैं। तो हम गए एक इंजीनियर के पास और उसको बोले कि देखो मेरे पास मात्र 20 लाख रुपया है और आपको जो भी काम करना है, आप जो भी घर बनाओगे वो आप 20 लाख के अंदर बनाओगे, ठीक है। तो 20 लाख रुपया आपके पास कहाँ से आया है? तो हो सकता है कि कोई आदमी के पास अपना खुद का 20 लाख रुपया हो, या हो सकता है कि वो 10 लाख रुपया बैंक से लोन लिया है घर बनाने के लिए, होम लोन, ठीक है। 5 लाख रुपया उसके पास खुद का है, सेल्फ अमाउंट है, ठीक है। और 5 लाख रुपया वो अपने फैमिली मेंबर से, रिश्तेदार से लिया है, ठीक है, ये फैमिली मेंबर से लिया है। तो अगर उसको अचानक से पैसा घट गया तो बैंक से तो ऑलरेडी लोन ले चुका है, अब बैंक वाला लोन तो नहीं देगा, ठीक है। उसके पास जितना खुद का सेविंग अकाउंट था वो भी खत्म हो गया है, फैमिली वाले से जितना पैसा लेना था ले लिया है। यानी उसको पता है कि अब उसके पास 20 लाख रुपया से ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और पैसे का तंगी ना बहुत गंदा चीज़ होता है। जब आपके पास पैसा नहीं होगा ना, कोई आपको भाव नहीं देता, इस बात को आप समझो, ठीक है। लोग किसी से सैलरी इसीलिए पूछते हैं कि ताकि उसको उसी प्रोपोर्शन में रिस्पेक्ट दे सके, ठीक है। मान लो कि आप घर बना रहे हो, घर बनाते बनाते अचानक से 20 लाख रुपया आपका खर्च हो गया, पूरा पैसा खर्च हो गया, फिर आप मांग रहे हो, कोई दे नहीं रहा है, तो देखना बहुत सारा क्या होता है, घर जो है वो आधा अधूरा बना हुआ छूट जाता है। फिर वो घर 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी घर को बनाने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि उस घर को बनाने में कितना खर्च होगा ये पहले ही आपको पता होना चाहिए। और जो भी घर को बनाने में पैसा लगेगा आप पहले से इंतजाम कर लेना, तब आपका लाइफ क्या हो जाएगा, एकदम पीसफुल हो जाएगा। आपको पता है कि आपको घर बनाने में 20 लाख रुपया लगेगा और आपके पास पहले से 20 लाख रुपया है, आराम से चैन से सोओगे तुम। मान लो 10, 20, 50 हज़ार रुपया इधर उधर लगा तो वो इंतजाम हो जाता है। लेकिन बच्चा मान लो कि आपके पास मात्र 20 लाख रुपया है और 40 लाख रुपया आपको घर बनाने में लगेगा, तो आपको घर बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए? नहीं बनवाना चाहिए, ठीक है। आ रहा है इतना बात समझ में? तो हम लोग क्या करते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में, हम लोग ये पता लगाते हैं, वर्ड क्या बोले, अगर हम हमेशा ये वर्ड यूज करेंगे प्रपोज्ड बिल्डिंग, प्रपोज्ड सब लिख लेना, इसका मतलब लिख लेना कि प्रपोज्ड बिल्डिंग,
तो प्रपोज्ड बिल्डिंग या प्रपोज्ड स्ट्रक्चर वो एक ऐसा अच्छा, प्रपोजल का मतलब समझता है ना, अरे तुम लोग तो ये वैलेंटाइन डे वगैरह मनाया होगा, तो प्रपोज में क्या होता है, एक लड़का एक प्रस्तावना रखता है, ठीक है। अब सामने वाले का मन है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे, यानी क्या है, एक प्रस्तावना है, यस या नो। तो प्रपोज्ड बिल्डिंग कहने का मतलब एक वैसा बिल्डिंग जो अभी बना नहीं है, बनने वाला है। इतना बात आ रहा बाबू समझ में। तो प्रपोज्ड बिल्डिंग को बनाने में कितना खर्च आएगा, ये कहलाता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ये कहलाता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। सब डेफिनेशन सब लिखवा देंगे, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ये कहलाता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। पूरा एक एक मीनिंग, एक एक चीज बताएंगे कि एस्टिमेटिंग का मतलब क्या होता है और कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। पहले तो ये समझ गया, प्रपोज्ड बिल्डिंग का मतलब अभी खाली जमीन है, सिर्फ उसका नक्शा बना हुआ है, घर बना नहीं है। तो जो घर बनाओगे उस घर को बनाने में कितना पैसा खर्च होगा, ये पता करना कहलाता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। आ गया बाबू इतना बात समझ में। देखो अब अगर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग अच्छा से नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम फाइनेंशियल ट्रबल में आ जाओगे, पैसे की तंगी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हेडक होता है। अगर जो स्टूडेंट पटना में या बाहर, घर से बाहर रहता है, उससे पूछो अगर 1 महीना का पैसा घर से भेज दिया गया है, अगर उसको 10 दिन में पूरा पैसा खर्च कर दे तो कितना मुश्किल होता है। 2-2 रुपया 3-3 रुपया जोड़कर वो दिन गुजारता है। आ रहा है इतना बात समझ में। तो हम लोग को क्या करना है, बिल्डिंग का एस्टिमेट करना है। यानी एस्टिमेट, सर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या हम लोग जब पढ़ लेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, इस घर का कितना खर्च लगेगा बनाने में, ये निकालना आ जाएगा क्या। जी हाँ बिल्कुल। जब आप सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पढ़ लोगे तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है या स्ट्रक्चर जो बनने वाला है उसको बनाने में कितना खर्च होगा वो आसानी से निकाल पाओगे। अब देखो कुछ फंडामेंटल रूल होता है, 2 ही चीज तो है इसमें करना। एक वर्ड हुआ एस्टिमेटिंग और दूसरा वर्ड हुआ है कॉस्टिंग। 2 वर्ड यूज हुआ, एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग, दोनों का अपना एक महत्व है, दोनों का अपना एक मीनिंग है, ठीक है। यानी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो एक घर अभी बना नहीं है, जो एक घर बनने वाला है, उसको बनाने में कितना खर्च होगा ये फाइंड आउट करना कहलाता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पे कुछ वर्ड लिखेंगे, हम दोनों को अब क्या करें, आपको सिंप्लीफाइड वे में समझा रहे हैं। कुछ चीजों को आप रफली लिखना, बाकी सारा डेफिनेशन आपको हम लिखवा देंगे बच्चा, एक एक चीज लिखवा देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। पहले तो समझो कि जब एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, हम क्या बोल रहे हैं बाबू, बिल्डिंग, जब एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, जब एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो हम लोगों के पास क्या क्या काम आता है, मतलब क्या क्या काम होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो सर सबसे पहला जो है वो हम लोग करते हैं एक्सकवेशन। फाउंडेशन बनाने के लिए जो गड्ढा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सकवेशन। एक्सकवेशन सर, एक्सकवेशन करने के बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन देते हैं। फाउंडेशन सर, फाउंडेशन देने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, तो सर फाउंडेशन के बाद हम लोग बनाते हैं कॉलम। क्या बनाते हैं, कॉलम। उसके बाद क्या बनाते हैं सर, कॉलम बनाने के बाद बीम बनाया जाता है। देखो अब सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है बच्चा, सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप चीज़ों को समझो। अच्छा इसके बाद क्या होता है सर, बीम के बाद स्लैब होता है, स्लैब के बाद वॉल होता है, वॉल, ठीक है। वॉल के बाद प्लास्टर, मान लो प्लास्टर कोई कर रहा है, प्लास्टर कर रहा है। तो ये सब चीज़ है ना, ये बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं। लेकिन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में हम क्या बोलेंगे, आइटम ऑफ वर्क, आइटम ऑफ वर्क। अच्छा इसका मीनिंग हम क्या समझेंगे, इसका मतलब देखो यही एक छोटा छोटा ना टेक्निकल इंग्लिश होता है, जिसका अगर मीनिंग सही समझ गया ना पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइटम ऑफ वर्क कहने का मतलब एक तरह से आप ये समझो कि कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग की बात कर रहा है। सर ये कॉलम क्या आइटम ऑफ वर्क है, अरे आइटम का मतलब होता है सामग्री यहाँ पे, और वर्क का मतलब काम। कॉलम बनाया जाता है, कॉलम पे काम होता है कि नहीं, हाँ, बीम, स्लैब, ठीक है, वॉल, प्लास्टर। तो आइटम ऑफ वर्क का आप साइनोनिम क्या समझोगे, बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर का कंपोनेंट। तो आइटम ऑफ वर्क का तुम लिस्ट बना लिया सब, जल्दी से लिखो कि आइटम ऑफ वर्क क्या क्या है। गड्ढा खोदना एक काम है, फाउंडेशन बनाना एक काम है, कॉलम बनाना एक काम है, स्लैब बनाना एक काम है, वॉल, प्लास्टर। सर इसके अलावा अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो एक और कोई आइटम ऑफ वर्क बताओ, कोई और आइटम ऑफ वर्क बताओ। जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई कर रहा है पाइप लगा रहा है, ठीक है, इसके लिए प्लम्बिंग के लिए, पानी आने जाने के लिए, वो भी आइटम ऑफ वर्क है। इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, वो भी है।
सर डीपीसी बहुत कुछ बता दिया, आप एक कमेंट करके बताओ कि बिल्डिंग का और क्या एक आइटम ऑफ वर्क हो सकता है। ठीक है, हिंट दे दे, हम लोग प्लिंथ लेते हैं और प्लिंथ में क्या करते हैं। ठीक है, आप आंसर देना, बता देना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आइटम ऑफ वर्क कहने का मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग के कंपोनेंट, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें आइटम ऑफ वर्क्स ये सब होते हैं। आ रहा बाबू इतना समझ में, ये बेसिक चीज है जो हम आपको समझाना चाह रहे थे। अब यहाँ पे वर्ड है, उसका मीनिंग समझना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेटिंग। सर एस्टिमेटिंग का दूसरा नाम आप बोल रहे थे कुछ, एस्टिमेटिंग का दूसरा नाम है एस्टिमेशन, एस्टिमेशन। ठीक है, अच्छा हम एक एग्जांपल लेके बताते चलते, आप उस चीज को समझते चलना। जैसे मान लो कि कोई एक दीवार बनाना चाहता है, वॉल बनाना चाह रहा है, मान लो कि कोई एक वॉल बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो वॉल को बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, एक दीवार को बनाने के लिए क्या लगेगा बाबू, तो एक दीवार अगर ईटा का बना रहे हैं तो पहला चीज लगेगा सर ब्रिक लगेगा। ठीक है, और क्या लगेगा सर ब्रिक के साथ साथ आपको लगेगा प्लास्टर। सर प्लास्टर में क्या होता है, तो सर प्लास्टर में होता है बच्चा सीमेंट, प्लास्टर में क्या होता है सीमेंट, और क्या होता है छोटू सीमेंट, और इसके साथ साथ होता है सैंड, यही चीज होता है ना प्लास्टर में। सर और कुछ लगेगा, तो हाँ सर और कुछ तो लगेगा ही, लेबर लगेगा। लेबर मतलब अरे मजदूर को तो बुलाओगे ना आप, लेबर मतलब मजदूर को बुलाओगे। इसके अलावा छोटा छोटा कुछ मशीन भी लगेगा। हम एस्टिमेटिंग या एस्टिमेशन का मतलब समझा रहे हैं। अगर कोई दीवार बनाना चाहता है तो आपको ईंट लगेगी, ईंट की संख्या आपको पता होना चाहिए कितना लगेगा, प्लास्टर, सीमेंट, कितना बैग सीमेंट होगा, कितना मीटर क्यूब सैंड यानी कितना ट्रैक्टर बालू गिरवा देंगे। तो एस्टिमेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल का क्वांटिटी निकालते हैं, मटेरियल का क्या निकालते हैं, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लिख देते हैं यहाँ पे। इन एस्टिमेटिंग लिखना, यहाँ पे लिख लेना, कोई अगर रफली लिखना चाहता तो लिख लो, और बाद में तो हम सब कुछ करवा ही देंगे। लिखना इन एस्टिमेटिंग वी फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल required to build any structure या any item of work मतलब कंपोनेंट, any item of work। और हम लोग का अभी क्या है एग्जाम्पल क्या लिए हैं, आइटम ऑफ वर्क यहाँ पे क्या वॉल, सर वॉल आइटम ऑफ वर्क में आएगा, हाँ आएगा। तो इन एस्टिमेटिंग वी फाइंड आउट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बिल्ड एनी आइटम ऑफ वर्क। हम लोग ये पता लगाएंगे कि कितना ईंट लगेगा, हम लोग अरे सब सिखा देंगे, एक एक चीज सिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो एकदम खुश रहोगे, अरे सर पूरा चीज समझ में आ गया। और बच्चा यही 10-10 नंबर 20-20 नंबर ना आपको एक टॉप लेवल पे ले जाएगा। ठीक है, 10 नंबर 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, देखो नेक्स्ट देखना, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, ब्रिक की संख्या निकालेंगे। मान लो कि एक बॉल बनाने में और कैलकुलेट किए तो हम लोग 100 ब्रिक लगा, सीमेंट का बैग लगा 3, सैंड लगा 2 मीटर क्यूब। ठीक है, और लेबर है वो हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, आगे इतना समझ में। तो एस्टिमेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बिल्ड एनी आइटम ऑफ वर्क, यानी वॉल बनाने में कितना मटेरियल लगेगा। जब हमको पता चल गया कि ब्रिक की संख्या 100 है, प्लास्टर में 3 बोरा सीमेंट लगेगा और 2 मीटर क्यूब सैंड लगेगा, और जो लेबर लगेगा वो भी हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है सर, एस्टिमेटिंग में हम लोग निकाल लिए कि मटेरियल कितना लगेगा। तो कॉस्टिंग में क्या करते हैं, कॉस्टिंग में मूल्य निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चा, कॉस्टिंग में मूल्य निकालते हैं। हम यहीं पे लिख देते हैं, इन कॉस्टिंग वी ट्राई टू फाइंड आउट द प्रपोज्ड अमाउंट, या बोल सकते हैं प्रोबेबल अमाउंट, अनुमानित मूल्य निकालते हैं। कॉस्टिंग मतलब क्या हो गया, कॉस्टिंग में देखो वर्ड आ रहा है ना कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं, वी फाइंड अमाउंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। सब लिखवा देंगे, ये रफली लिख लो सब, कंप्लीट द वर्क
मतलब सर हम लोग इसमें क्या करेंगे, मान लो कि आपको एक मिल गया जिसको बोला था शेड्यूल ऑफ रेट, बाद में हम लोग देखेंगे समझेंगे। एक बुक होता है जिसमें दर लिखा होता है, ठीक है। आपको वो शेड्यूल ऑफ रेट वाला बुक मिल गया, मतलब एक बुकलेट होता है। आपको कहीं से पता चल गया कि एक ईंटा का दाम 12 रुपया है। एक ईंटा का दाम कितना है, 12 रुपया। 12 रुपया एक ब्रिक का दाम है। और हम लोग को टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना है, ब्रिक्स है सर 100 ब्रिक्स है। तो आपको ब्रिक को खरीदने में कितना पैसा देना पड़ेगा, तो सर 1200। आगे बच्चा समझ में। यहाँ पे जो सीमेंट का बैग है उसकी संख्या 3 है और आपको सीमेंट खरीदने में 400 रुपया लग रहा है। तो आपको सीमेंट एक बैग सीमेंट में तो आपको 1200 रुपया अगेन देना पड़ेगा फॉर सीमेंट। आ रहा है बच्चा इतना समझ में। सैंड 2 मीटर क्यूब है, मान लो कि 1 मीटर क्यूब सैंड का दाम है। एक रैंडम एग्जाम्पल लिए, मान लो 1 मीटर सैंड का 1 मीटर क्यूब सैंड का दाम है वो 600 रुपया है, 600 रुपीज़ है। तो आपको 1200 रुपया अगेन देना पड़ेगा सैंड के लिए। ये बस एग्जाम्पल में आपको समझा रहे हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। जो छोटा मोटा चीज है वो लिख लेना, बाकी ये सब का प्रॉपर डेफिनेशन 2 मिनट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना। और मान लो कि आप मजदूर जो लेबर बुलाते हो वो 2 लेबर बुलाते हो, 2 दिन का समय लगता है। तो लेबर में मान लो 1000 रुपया का खर्च हो गया, 1000 रुपया लेबर को आपने चार्ज दे दिया, जो भी है एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। तो टोटल अगर हम पूछे कि वॉल को बनाने में कितना खर्च हुआ, तो 12, 24, 36 और 10, 46, यानी 4600 रुपीज़ टोटल खर्च हुआ। और इतने में हम लोग का दीवार बन के आ गया। तो एस्टिमेटिंग में मटेरियल निकालते हैं, कॉस्टिंग में क्या निकालते हैं बच्चा, अमाउंट। आ रहा है समझ में। अगर वर्ड हम लोग यूज कर दिए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में तो उसमें क्या निकालते हैं, अनुमानित मूल्य निकालते हैं। इन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वी फाइंड आउट द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कोई बिल्डिंग जो अभी बना नहीं है उसको बनाने में कितना खर्च आएगा ये फाइंड आउट करना कहलाता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। धीरे धीरे एक एक लेक्चर को बिल्ड करते करते हम आपको पूरा का पूरा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये कोई एक घर है तो इसको घर बनाने में कौन कौन सा मटेरियल लगा होगा, तो सर इस घर को बनाने में मटेरियल लगा है ब्रिक, और क्या मटेरियल लगा है, प्लास्टर। तो मटेरियल का क्वांटिटी और ईंट का नंबर निकालना कहलाएगा एस्टिमेटिंग। फिर से सुनो, इस घर को बनाने में कुछ लोहा का क्या लगा है, जाल वगैरह लगा है, यहाँ पे ग्रिल वर्क हुआ है, पाइप वगैरह लगा है, तो मटेरियल लगा है, इसको बनाने में खर्च हुआ है। तो कितना मटेरियल लगा, कितना पाइप लगा, कितना यहाँ पे लोहा लगा है, ईंट की संख्या कितनी है, ये सब फाइंड आउट करना क्या कहलाएगा, एस्टिमेटिंग, ठीक है। और कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो रेट से मल्टीप्लाई करके मूल्य निकालते हैं। आगे बच्चा समझ में एस्टिमेटिंग का मतलब। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी चीज़ अभी आपको समझाए हैं बड़े प्यार से, बहुत ही आसान में, एकदम बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको एक एक चीज़ लिखवा देते हैं। और इसको आपको क्या करना है, नोट्स कॉपी में तैयार कर लेना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक डिसिप्लिन वे में स्टडी करना, ठीक है। ये लाइफ आपका है और आप अपने लिए बेहतर सोचो। आ रहा है, ऐसा नहीं कि मन किया तो पढ़े, नहीं मन किया तो नहीं पढ़े। आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एक जगह सेट होना पड़ेगा। सरकारी नौकरी लेना है, एक स्पेशल वीडियो जल्दी हम रिलीज कर रहे हैं कि कैसे सेमेस्टर को एकदम बूस्ट करके पढ़े, कैसे स्टडी करें जिससे आपका सेमेस्टर जो है एकदम और जितने भी स्टूडेंट हैं उसके कंपेयर में आपका स्टडी बहुत अच्छा हो जाए। क्या एक की पॉइंट होता है जिसको अगर स्टूडेंट नोट करके चले तो उसका जो स्टडी का पर्पस है, क्या बोल रहे हो, पर्पस ऑफ स्टडी है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यानी पढ़ने का जो आपका नज़रिया है वो कैसे बदलना है, इसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप जरूर लेकर आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में जितना भी कुछ अभी आपको समझाए हैं यहाँ पे एक एक चीज़ लिखा हुआ है, जो भी आपको अभी हम समझाए थे यहाँ पे लिखा हुआ है। आप क्या करोगे इसको आप प्रॉपरली नोट करोगे, अच्छे से अपने कॉपी में लिखोगे और इन सब चीज़ों को आप रिपीट करते रहोगे, क्योंकि क्वेश्चंस ना यहीं से आपको बनेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये भी बता देंगे। यानी आप शुरुआत के 4 लेक्चर देख लेते हो तो यहाँ से आपका 4 से 6 नंबर सिक्योर हो जाएगा। देखो ये जो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है ना, रियली में कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक लेवल पे जाकर आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा।
अगर इसको आसान भाषा में ना समझाया जाए तो इस सब्जेक्ट का डर है वो आपके मन में बैठ जाएगा, ठीक है। और जब आप सब्जेक्ट से डरना स्टार्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक फियर फैक्टर होता है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आपको क्या बताए थे कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या होता है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर कोई बिल्डिंग जो है या कोई भी स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है, ठीक है, अभी स्ट्रक्चर है वो बना नहीं है, लेकिन बनाने से पहले, कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम लोग उसका एक अनुमानित मूल्य निकाल लेते हैं, वही कहलाता है एस्टिमेटेड अमाउंट। और इसी को क्या बोलते हैं, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। देखो हर एक जगह पे एस्टिमेटिंग का यूज़, एस्टिमेटिंग वर्ड का यूज़ अलग अलग तरीके से होगा। जो भी आपको हम समझा रहे हैं वो सिविल इंजीनियरिंग के व्यू से, उसके एस्पेक्ट से चीज़ों को हम बता रहे हैं। देखो बच्चा, आपको हम क्या बताए थे कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो मेन गोल होता है, जो एम होता है, जो इसका लक्ष्य होता है, मेन गोल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इज टू फाइंड आउट द प्रोबेबल कॉस्ट। प्रोबेबल कॉस्ट का मतलब, यहां पे ध्यान से देखना, प्रोबेबल कॉस्ट का अगर कोई हिंदी लिखना चाहता है तो आप लिख लो अनुमानित मूल्य। क्या लिखोगे, अनुमानित मूल्य या अनुमानित राशि, मूल्य, ठीक है, अनुमानित मूल्य, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर का अनुमानित मूल्य निकालना ये मेन गोल या एम होता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, ठीक है बच्चा। देखो इन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, या आप बोलो कि इन एस्टिमेटिंग, या बोल सकते हो एस्टिमेशन। आप दोनों वर्ड का मतलब क्या समझोगे, एक ही समझोगे। एस्टिमेटिंग अगर बोला या कोई बोलता है एस्टिमेशन, क्या बोलता है, एस्टिमेशन, तो क्या हो रहा है कि मूल्य का आकलन हो रहा है, यानी उसको बनाने में कितना खर्च हो रहा है ये निकाला जा रहा है। वी कैलकुलेट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। हम लोग एस्टिमेटिंग में या एस्टिमेशन में क्या करते हैं कि कोई भी मटेरियल का क्वांटिटी का मतलब मात्रा, मतलब आप सीमेंट यूज कर रहे हो तो सीमेंट है वो कितना बैग लगेगा, सीमेंट क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, मात्रा, कितना ब्रिक्स लगेगा, ब्रिक्स की संख्या कितनी होगी। अगर आपको पता चल जाएगा कि कोई घर बनाने में 1 लाख ब्रिक्स लगेगा, ठीक है, 1 लाख ब्रिक्स लगेगा और एक ब्रिक का मूल्य है वो 12 रुपया है, 12 रुपया एक मतलब ब्रिक का दाम है, तो 1 लाख ब्रिक का दाम 12 लाख रुपया हो जाएगा। तो आप ब्रिक को खरीदने में 12 लाख रुपया पे करोगे। तो इन एस्टिमेटिंग या एस्टिमेशन में सबसे पहले वी कैलकुलेट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क वाइल इन कॉस्टिंग। जबकि हम लोग कॉस्टिंग में क्या करते हैं, कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, अभी आपको बच्चा समझाए थे, थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, फिर से वहीं पे आ जाएंगे। तो एस्टिमेटिंग में होता है कि मटेरियल का मात्रा निकालते हैं और कॉस्टिंग में मूल्य निकाला जाता है। वाइल इन कॉस्टिंग वी फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड, कितना पैसा लगेगा, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू परचेज। परचेज का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। आप मार्केट में जाके क्लॉथ परचेज करते हो, वेजिटेबल परचेज करते हो, इसको लिख लेना सामग्री खरीदना। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू परचेज मटेरियल एंड अमाउंट फॉर लेबर वर्क। इसके अलावा और क्या होता है, मशीन होता है और डिफरेंट तरह के और भी एक्सपेंसेज होते हैं, वो सब का हम लोग अमाउंट निकालते हैं और वो किस में आता है, कॉस्टिंग में आता है। तो उम्मीद है कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का मतलब आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है मतलब एस्टिमेटिंग का एंड क्या होता है मतलब कॉस्टिंग का। तो आप क्या करो, इसको नोट कर लो अच्छे से। उसके बाद एक और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं कि एस्टिमेटिंग में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको देख लेते हैं एक पेज और, कॉस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, मतलब अगले लेक्चर में फिर हम लोग बाकी का जो रिमेनिंग चीज़ है वो पढ़ेंगे। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग दो अलग अलग वर्ड है जिसका अलग अलग मीनिंग निकलता है, ठीक है। दोनों को आप क्या करोगे, इंडिविजुअली समझोगे, फिर फाइनल उसका मीनिंग भी आपको याद रखना है। देखो एस्टिमेटिंग क्या होता है, आप उसको एस्टिमेटिंग बोलो या एस्टिमेशन बोलो। एस्टिमेशन और एस्टिमेटिंग इज द प्रोसेस। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेटिंग,
तो बोलोगे कि एस्टिमेटिंग और एस्टिमेशन है एक प्रोसेस है इन विच वी कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क का मतलब है कि आइटम ऑफ वर्क का मतलब ये समझ लो, अगर कोई वर्ड बोलता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइटम ऑफ वर्क, तो एक्सकवेशन एक काम है, फाउंडेशन बनाना एक अलग काम है, प्लिंथ का कंस्ट्रक्शन करना इज द अदर वर्क। ठीक है, और अर्थ फिलिंग करना यानी गड्ढा को भरना एक अलग काम हो गया, फ्लोरिंग और सुपर स्ट्रक्चर यानी ब्रिक से या जो भी आरसीसी मेंबर से आप काम करोगे, दीज आर कॉल्ड आइटम्स ऑफ वर्क। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर में बीम, कॉलम, स्लैब, ये सब क्या आएगा, आइटम ऑफ वर्क में आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, आइटम्स ऑफ वर्क में और क्या क्या आएगा, यानी किन किन चीज़ों पे आप ध्यान करोगे और किन किन चीज़ों का आप कंस्ट्रक्शन का काम करोगे। देखो, आइटम्स ऑफ वर्क में आप बोल सकते हो बीम, तो हाँ सर, बीम भी एक आइटम ऑफ वर्क है, यानी इसका भी काम किया जाएगा। और कॉलम भी हो सकता है क्या सर, तो हाँ, कॉलम भी एक आइटम ऑफ वर्क है। सर, प्लास्टर भी हो सकता है क्या आइटम ऑफ वर्क, हाँ, ये भी एक प्लास्टर भी आइटम ऑफ वर्क है। सर, और क्या हो सकता है, पेंट को हम लोग आइटम ऑफ वर्क बोल सकते हैं, हाँ सर, पेंट भी आइटम ऑफ वर्क है। यानी आपको घर बनाने में जिन भी चीज़ों का ज़रूरत होगा, आपको एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में जिन चीज़ों का ज़रूरत होगा वो आइटम ऑफ वर्क कहलाएगा। तो बीम बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, कॉलम बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, प्लास्टर को करने में कितना मटेरियल लगेगा, पेंट करने में कितना पेंट लगेगा। यानी अमाउंट निकालना, क्वांटिटी निकालना, जैसे मान लो कि एक दीवार पे पेंट कर रहे हैं और हमको 2 किलो का पेंट लगेगा, इसका अनुमान लगाना कहलाता है एस्टिमेटिंग। आ गया समझ में? तो एस्टिमेटिंग और एस्टिमेशन इज द प्रोसेस इन विच वी कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क। क्वांटिटी का मतलब यहां पे ध्यान से देखना, क्वांटिटी का मतलब हो गया मात्रा, क्वांटिटी का मतलब हो गया मात्रा, और वेरियस आइटम ऑफ वर्क मतलब आइटम ऑफ वर्क क्या हो गया, यहाँ पे लिस्ट बना दी है आइटम ऑफ वर्क का, एक्सकवेशन, फाउंडेशन, प्लिंथ। आइटम ऑफ वर्क का मतलब समझोगे, किसी कार्य को पूर्ण करने में आपको कोई कितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, ये समझ सकते हो ना, ये कार्य हो गया, यानी बीम बनाना एक कार्य है, आइटम ऑफ वर्क। आइटम यहाँ पे हो गया कोई सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसको बनाने में उस कितना आपको मटेरियल लगेगा। इन विच वी कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क विच विल इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट। ठीक है, एस्टिमेटिंग और एस्टिमेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी व्हाट वी फाइंड क्वांटिटी, क्वांटिटी मात्रा निकालते हैं। जैसे एक्सकवेशन करना है तो कितना गड्ढा करेंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, मात्रा। अब मान लो कि कोई प्लास्टर कर रहा है तो प्लास्टर क्या होगा, एरिया पे प्लास्टर किया जाएगा, तो कितने एरिया पे प्लास्टर करना है। ठीक है, ये हो गया क्वांटिटी, मात्रा। अगर मान लो कि बीम है तो बीम का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगा तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ये हो गया क्वांटिटी। ठीक है, चलो, उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं बाबू, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो, अब इसके बाद देखना, कॉस्टिंग का मतलब होता है, कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो, यानी जो भी आपने मटेरियल परचेज किया है या जितने भी लेबर इन्वॉल्व होंगे, उसको काम को करवाने में कितना पैसे खर्च होंगे। एक में तो हम लोग क्या निकाले, सामग्री, सामान, और दूसरे में क्या निकाले, लेबर चार्ज। तो यहाँ पे लेबर चार्ज, मटेरियल चार्ज, ये सब आएगा। कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंसीडरिंग ऑल एस्पेक्ट सच एज मटेरियल, लेबर एंड इक्विपमेंट कॉस्ट। सब चीज को इंक्लूड कर दो और उसको काम करने में कितना खर्च होगा, ये कहलाता है कॉस्टिंग। तो ठीक है बाबू, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का मतलब तुम लोग समझ गया होगा। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, मटेरियल इन्वॉल्व होता है, लेबर इन्वॉल्व होता है और इक्विपमेंट इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग लिख सकते हो कि मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा और इक्विपमेंट लगेगा। एस्टिमेट करते समय हम लोग मटेरियल का क्या निकालते हैं, क्वांटिटी निकालते हैं, मटेरियल का क्वांटिटी निकालते हैं, मतलब कितना क्वांटिटी लगेगा सीमेंट, सैंड, ब्रिक। लेबर की संख्या निकालते हैं, नंबर निकालते हैं, नंबर निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इक्विपमेंट देखते हैं, मान लो रोड रोलर है, ठीक है, या फिर कोई जेसीबी, जेसीबी एक कंपनी का नाम है, बैकहोए,
या शोवेल कहा जाता है, अर्थ मतलब एक्सकवेशन इक्विपमेंट आएगा, कोई क्रेन वगैरह है, अगर वो लगेगा तो उसका भी यहाँ पे लिस्ट बना होगा कि हमको क्रेन का भाड़ा लगेगा, जेसीबी का भाड़ा लगेगा। तो ये सब जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करते समय, ठीक है। तो अगले लेक्चर में यहाँ पे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का उम्मीद है कि हम आपको डेफिनेशन समझा पाए होंगे, और पर्पस ऑफ एस्टिमेट जो है वो अगले क्लास में बताएंगे कि हम लोग एस्टिमेट करते क्यों हैं। पर्पस ऑफ एस्टिमेट का मतलब है कि व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द टारगेट, क्या चीज को हिट करना है, क्यों हम लोग एस्टिमेट करते हैं, ये हम बताएंगे कि क्या रीजन है एस्टिमेट करने का, ठीक है। जैसे एस्टिमेट करते समय 3 चीजें आपको ध्यान रखना है, पहला लेबर, दूसरा मटेरियल, तीसरा जो भी इक्विपमेंट लगेगा वो, ये सब चीजें जो है वो लेबर को समझाने के लिए की हैं। बाद में हम लोग देखेंगे पूरा फाइनेंशियल ये सब वगैरह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने जा रहा है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन आपको एक काम करना है। पहला काम ये करना है कि जो हम बोलेंगे आप उसको फॉलो करोगे, और दूसरा काम क्या करना है, हम जो बोलेंगे उसको मस्ट फॉलो करोगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको चीजें, मान लो आप पढ़ा ही नहीं है, तो आपको क्या होगा, एग्जाम में वो चीज़ आप लिख ही नहीं पाओगे, कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना, ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। सो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप एक नोट्स कॉपी बनाओ, हर एक चीज़ को उस नोट्स कॉपी में लिखो, लिखने के बाद उसको कीप रिवाइज करते रहो। और 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आपको अच्छे से पता होगा, डोंट टेक मी लाइटली। अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसमें वजन होता है, ठीक है, आलतू फालतू का नहीं बोलते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि 10 टॉपिक आपको गेस करते हैं तो वो चीज़ें ना इंपॉर्टेंट होती है, और हम ये बोल रहे हैं बाबू मात्र मेरा 4 लेक्चर देख लो, 4 लेक्चर देख लो, हम उसमें बोल रहे हैं कि आपको 6 नंबर अच्छे से कवर करवा देंगे। उसके बाद आप जो भी है आगे का काम फिर करना। और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप इसको लास्ट में नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप चाहोगे कि लास्ट के 2 दिन में एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पढ़ ले और सेमेस्टर में अच्छा नंबर ले आए, तो आपका पेन नहीं चलेगा, आपका पेंसिल नहीं चलेगा एग्जाम में। इसको आपको पहले से पढ़ के रखना पड़ेगा, और जब इस एग्जाम आएगा उस समय सोते रहो, क्योंकि ऑलरेडी आपका हर एक चीज क्लियर हो गया है। इसका कोई प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, जितना हम प्रैक्टिस करवाएंगे दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।